नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, आज हम लोग वैदिक सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है कि आर्य शब्द इंगित करता है। आपके ऑप्शन हैं नृजात समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। तो इसका सही जवाब जो होगा श्रेष्ठ वंश को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? शंकराचार्य ने, एनी बेसेंट ने, विवेकानंद ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न संख्या 3, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? सर विलियम जोन्स, एच विल्सन, मैक्स मूलर, जनरल कनिंघम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैक्स मूलर। अगला प्रश्न, आर्य कब भारत आए थे? आपके ऑप्शन है 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व या 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से जो है 1000 ईसा पूर्व माना गया है। उसी में आर्य आए थे, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया। तो जो ज़्यादातर माना गया है तो उसको मध्य एशिया माना गया है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसको सही कर लेना, ये सी बी लिखा है। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में किस रूप में भारत आए थे? ऑप्शन है सौदागर तथा खानाबदोश, दूसरा शरणार्थी, तीसरा आक्रमणकारी और चौथा अप्रवासी। देखो, बहुत लोगों की मान्यता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो है इसके क्या कह सकते हो बाढ़ के द्वारा हुआ है, लेकिन बहुत से इतिहासकारों का कहना है कि जो ये सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, ये कहीं ना कहीं आर्य आ गए थे और आर्य लोगों ने आक्रमण करके सिंधु सभ्यता के लोगों को नष्ट कर दिया या वहाँ के लोगों को पराजित कर दिया, जिसके कारण धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई। तो इसका सही जवाब हम बताएंगे आक्रमणकारी, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो इसका सही जवाब होगा बोंगज। कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लिख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 8, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो जो आर्य लोग थे ज़्यादातर शुरुआत में सप्त सिंधु किच वाले क्षेत्र में आए थे, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। वैसे तो आर्य लोगों की बात करें तो उत्तर में कश्मीर से, दक्षिण में राजस्थान और उत्तर में जो कह सकते हो पूर्व की बात करें तो पूर्व में जो है ये पूर्वी गंगा घाट से, और पश्चिम में जो है ये क्या कह सकते हो अफ़गानिस्तान तक फैले हुए थे। तो ये तो बात हुई आर्यन की या आर्यों की। आगे हम लोग प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा इंडो आर्यन का निवास स्थल है? तो अभी मैंने बताया था कि मध्य एशिया वाले क्षेत्र से आए थे, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 10, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है? तो ज़्यादातर जो आर्य को बताया गया है वो एक विशेष या एक उत्तम व्यक्ति बताया गया, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला है सुमेचित कीजिए आर्यों का निवास स्थान। कहने का मतलब है किसने कहा था कि आर्य लोग कहाँ से आए थे, उसको मैं जूम कर लेता हूँ। एक लिखा है सुमेचित कीजिए, तो एक तरफ विद्वान दिए, एक तरफ मत दिया कि आर्य लोग कहाँ से आए थे। तो बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था आर्कटिक प्रदेश से आर्य लोग आए हैं। विलियम जोन्स की बात करें तो इन्होंने यूरोप से बताया था।
स्वामी दयानंद ने तिब्बत से बताया था और पी गाइल्स ने जो है हंगरी से बताया था। तो हम क्या कह सकते हैं, 2-1-4-3, 2-1-4-3 जो इसका ऑप्शन होगा वही सही होगा। देखते हैं, तो इसमें 2-1-4-3 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 बहुत अच्छा प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल में हिमालय पर्वत को क्या कहा जाता था। तो ऋग्वैदिक काल में हिमालय को जो है मुंजवत कहा जाता था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, इंद्र ने, परीक्षित ने। तो गायत्री मंत्र की जो कह सकते हो वर्णन जो है विश्वामित्र ने किया था, वो भी ऋग्वेद में और 3rd मंडल में। तो इसलिए ऑप्शन बी सही, विश्वामित्र। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। तो ऋग्वेद में सूक्तों की 17 संख्या जो है 1028 मतलब 1028 है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा सरस्वती। और वास्तव में सरस्वती का नाम जो है घग्गर था उस समय, आजकल वर्तमान में। तो इसमें सरस्वती जो है हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था। तो गोत्र शब्द का प्रथम जो उल्लेख हुआ था वो ऋग्वैदिक काल में हुआ था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए आप सब ये वीडियो देख रहे हैं, बाकी मैंने इसके बारे में, वैदिक काल के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, तो आप सब प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। देखो होता या होत्र कहा जाता था, और किसे कहा जाता था, तो जो ऋग्वेद में मंत्रों को उच्चारित करता था उसे कहा जाता था। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में से सबसे प्रमुख देवता कौन थे। वैसे देखा जाए तो ऋग्वैदिक काल में अग्नि देवता के बारे में सबसे ज़्यादा मंत्र है, लेकिन अग्नि के बारे में दिया नहीं, उसके बाद में इंद्र के बारे में बताया गया, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूत्र समर्पित हैं। तो मैंने अभी बताया था अग्नि को, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत जगह इंद्र भी देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध में सूचक है। देखो अस्किनी हो गया, अस्किनी चिनाब को कहा जाता था, पौरोसड़ी नदी हो गया, ये रावी नदी को कहा जाता था, विपाशा व्यास को कहा जाता था, शतुद्री जो है ये तुम्हें सतलज का कहा जाता था, सतलज को कहा जाता था। तो बची कौन, कुंभा और कुंभ वाला हो गया, तो ऑप्शन सी सही हो गया इसमें। अगला प्रश्न दिया गया है, अवेस्ता एवं ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखो उस समय जो व्यापार होता था ईरान वाले क्षेत्र से होता था, तो इसमें अवेस्ता का मतलब है ईरान से। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी। तो ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वो थी ब्राह्मी। खरोष्ठी भी साथ में लिखने में देखने को मिलेगी, लेकिन आपको ब्राह्मी लगाना है इसमें। अगला प्रश्न कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। तो मैंने अभी बताया था कि गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद में 3रे मंडल में है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। तो मैंने वीडियो में भी इसके बारे में चर्चा की थी कि अघन्य शब्द जो है गाय के लिए प्रयुक्त किया गया है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 25 बहुत अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा ऐतरेय। बाकी मैं बात करूं गोपथ ब्राह्मण की, शतपथ ब्राह्मण की या तैतृत्य की, तो शतपथ और तैतृत्य ये जो हैं आपके हैं कह सकते हो यजुर्वेद के। इसके अलावा अगर हम बात करें गोपथ ब्राह्मण की, तो ये वाला जो है किससे संबंधित है, अथर्ववेद से। और बाकी एक और बचा है जिसको बोला जाता है, बाकी एक बताया जाता है पंचविश। तो पंचविश के बारे में बात करेंगे तो पंचविश है ये हो जाएगा सामवेद से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऐतरेय।
और कौशितकी भी जो है ऋग्वेद में माना गया है। तो दो हैं ब्राह्मण ग्रंथ, कौशितकी और ऐतरेय। प्रश्न संख्या 27, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? किक। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? केनोपनिषद, विष्णु पुराण, ऐतरेय ब्राह्मण और अथर्ववेद। तो इसका सही जवाब होगा ऐतरेय ब्राह्मण में जो है राज्याभिषेक समारोह के बारे में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, ऋग्वैदिक राजा कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं रखता था। ऑप्शन ए है राजा ऐसा नहीं चाहता था। ऑप्शन बी, ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था इसके लिए उपयुक्त नहीं थी, या सामाजिक संरचना के अनुकूल नहीं था, या राजपद आनुवंशिक नहीं था। तो वास्तव में इसका सही जवाब होगा कि ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था इसके उपयुक्त नहीं थी। प्रश्न संख्या 30, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध। देखो ये जो राजाओं लिखा है ये राज्यों का भी युद्ध आ सकता है। तो बात वही है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो पौरुषणी नदी के किनारे, और पौरुषणी का मैंने बताया था नाम होता है अभी, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा पौरुषणी। देखो ये परुषणी लिखा है, कहीं कहीं पे पौरुषणी भी लिखा होगा, बात तो सही है, वो भी सही है। प्रश्न संख्या 31 दिया गया है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है सभा वृद्ध एवं अभिजात वर्ग की संस्था थी, बिल्कुल सही है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 31, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन क्या है? सबसे पहला कथन है कि सभा वृद्ध एवं अभिजात वर्ग की संस्था थी, बिल्कुल सही है। इसके बाद में समित जनसाधारण की महत्वपूर्ण संस्था थी, ये भी सही है। विथत आर्यों की निम्नतम संस्था थी, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 और 3। प्रश्न संख्या 32 दिया गया है कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या प्रतिभा पर। तो देखो उस समय जो लोग अपना काम जैसे करते थे, अब पता चला कोई कर्मकांड वाला काम करने लगा तो ब्राह्मण हो गया, कोई युद्ध लड़ने वाला काम करने लगा तो क्षत्रिय हो गया, तो इस तरीके से व्यापार करने वाला तो शूद्र हो गया, अरे वैश्य हो गया। इस तरीके से सभी काम थे। तो इसका इसलिए कह सकते हो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यवसाय पर। अगला प्रश्न, वैदिक युग में आप देखो ऑप्शन ए है कि बहुविवाह प्रथा नहीं थी, दूसरा बाल विवाह प्रमुख था, तीसरा विधवा पुनः शादी कर सकती थी, और ऑप्शन डी पत्नी का समाज में उच्च स्थान था। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विधवा पुनः विवाह कर सकती थी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं, बिल्कुल सही है, ये तो बात बिल्कुल सही है। इसके बाद में अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे, ये भी सही है। पुरोहितों को दिया जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी, ना कि जमीन, ये भी सही है। तो इसका मतलब उपरोक्त सभी हो गया, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ये IAS प्री 2005 में पूछा गया है। देखिए कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का ग्राम सामान्यतः स्वजनों के एक समूह को इंगित करता है, ना कि गांव को। ये तो कथन आपका गलत है। इसके बाद में पूर्व वैदिक कालीन आर्यों ने हाथी को पालतू बनाया था, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। इसके बाद में ऋग्वेद में स्वयंवर एवं विधवा विवाह का उल्लेख है, अभी मैंने पिछले प्रश्न में चर्चा की, तो इसका मतलब यही सही हो गया। आगे क्या दिया, ऋग्वेद में विंध्य सतपुड़ा पर्वत और नर्मदा के बीच में उल्लेख है, तो ये तो गड़बड़ है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इसका सही जवाब हुआ। 36, निम्न में से कौन सा एक ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है? अब देखो भाई कौन सा स्त्रियों के लिए सही नहीं है। लिखा है वे सभा की इस कार्रवाई में भाग लेती थी, ये तो बिल्कुल सही है। 36 ये तो सही है कथन 36 का ए। इसके बाद में दूसरा क्या है, वे यज्ञ का अनुष्ठान करती थी, ये भी सही है। वे युद्धों में सक्रियता से भाग लेती थी, ये भी सही है। अब ऑप्शन डी क्या कह रहा है,
ऑप्शन डी कह रहा है कि उनका विवाह यौवनारंभ में पूर्व हो जाता, इसके पूर्व हो जाता था, तो नहीं। तो इसका मतलब जो है इसमें कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37, ऋग्वेद के वैदिक ग्रंथ में किस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? वर्ण, सोम, अयस और गम्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ण का। अगला प्रश्न है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? जौ और चावल, चावल और दालें, दूध व इसके उत्पाद, या सब्जियां और फल। तो इसका तो सिंपल ही आंसर है, कह सकते हो जौ और चावल। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी है जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा या लोपमुद्रा, गार्गी, लीलावती और सावित्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोपमुद्रा। प्रश्न संख्या 40, ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किनका उल्लेख हुआ है? गाय का हुआ है, बिल्कुल सही। घोड़े का भी हुआ है, बकरी का भी हुआ है और भैंस का भी हुआ। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका मतलब सही होगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो पूरा ऋग्वेद ही कह सकते हो, जितना भी आर्य लोग थे गाय पे निर्भर थे। तो बी ऑप्शन का सही हो जाएगा, गाय। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो निष्क जो है गले का आभूषण था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 43, देखो मैंने ज़्यादातर कोशिश की है कि उन प्रश्नों को आपके सामने रखा जाए जो कहीं ना कहीं पेपरों में पूछे गए हैं और साथ साथ में आपके आगे जितने भी पेपर होंगे उसमें पूछे जा सकते हैं। देखो कितना अच्छा प्रश्न है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया जाता था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तांबा, क्योंकि उसके बाद में लोहा है, चांदी है, सोना, ये तो बाद की बात आई। तो इसमें तांबा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे? पुरोहित थे, स्वर्णकार थे और इसके बाद में लोहार थे या व्यापारी थे? तो ऋग्वेद में आर्यों के बारे में बात आया तो समझो व्यापारी हैं ज़्यादातर। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 45 दिया गया कि दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 24 बार हुआ है। बिल्कुल सही है, 24 बार हुआ है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में खेती का वर्णन किया गया है, ये भी सही है। रई या संपत्ति की गणना मुख्यतः मवेशियों के लिए होती थी, ये भी सही है। तो इसका मतलब तीनों कथन सही है। देखते हैं कौन सा सही जवाब होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2 और 3, बी ऑप्शन का सही जवाब होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था भक्ति, इसके बाद में मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और क्या कह सकते हो। तो इसमें सही सीधे जवाब होगा प्रकृति पूजा और यज्ञ। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा में तो बिल्कुल गलत। इसके बाद एकेश्वरवाद में, ये भी गलत। इसके बाद में देवी पूजा, हाँ ये कह सकते हो कि ये देवी पूजा में विश्वास करते थे, नहीं ये भी नहीं होगा। इसके बाद बचा क्या? बल एवं कर्मकांड। तो यही वाला सही हो गया, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी या निवृत्त मार्गी? तो ज़्यादातर जो ये ऋग्वैदिक के लोग थे ये बहुदेववादी वाले थे। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न सुमेचित कीजिए। एक तरफ ऋग्वैदिक देवता दिए हैं, एक तरफ विभाग दिया है। देखो भैया किसका क्या काम था। पहला है मरुत। तो मरुत का मतलब होता है आंधी तूफान वाले देवता होंगे ये। इसके मतलब पूषण जो है पशुओं के देवता थे। अश्विन ये वनस्पति के देवता थे और सोम चिकित्सा के देवता थे। इसका मतलब कह सकते हो 2 1 4 3। देखते हैं किसका सही जवाब होगा। 2 1 4 3। तो ऑप्शन ए ही सही है, 2 1 4 3।
प्रश्न संख्या 50, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही चुनिए। देखो लिखा है झंझावत के देवता थे, ये भी सही है पहला ऑप्शन। पापियों को दंड देते थे, नहीं। इसके बाद नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, नहीं। वर्षा के देवता थे, ठीक। पहला और चौथा सही होगा, तो देखते हैं कि पहला और चौथा किसमें है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है। तो मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही बताया था कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल की बात करें तो ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और यही अगर उत्तर वैदिक काल की बात की जाएगी तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यही अगर हम बात कर लें, पूछ लिया जाएगा कि अगर ऋग्वैदिक का वैदिक काल का समय क्या है, तो हम कहेंगे 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 दिया गया, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए गैरिक मृदभांड महत्वपूर्ण साक्ष्य है, नहीं, ये तो नहीं है, तो कह सकते हो उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के लिए महत्वपूर्ण है। आगे क्या कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल के अंतरजी खेड़ा से 1300 ईस्वी के लौह उपकरण प्राप्त हुए थे, नहीं, तो ये भी गलत है तुम्हारा, ये भी गलत है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है, तो उसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृत का धुर समझा जाता था। तो आर्य संस्कृत था ज़्यादातर वो कौशल और विदेह वाले क्षेत्र में थे, तो ऑप्शन बी इसका 53 का सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला कि वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन थी, निरंकुश या प्रजातंत्र या गणतंत्र या वंश परंपरागत राजतंत्र। तो वंश परंपरागत राजतंत्र था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई, ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में या सूत्र काल में। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, उत्तर वैदिक काल में। प्रश्न संख्या 56 सुमेचित कीजिए। संग्रहिती ये तो कहा जाता था कोषाध्यक्ष को, तो ऑप्शन ए का ये पहला हो गया। भागदूत ये कर संग्रहकर्ता को कहा जाता, ठीक। छता या छत्री ये कहा जाता प्रतिहारी को, और उसके बाद में अक्षवाप ये कहा जाता था पासे के खेल में राजा के सहायक। तो इसका मतलब हो जाएगा 1 2, इसके बाद में 4 3। देखते हैं इसका जवाब सही कौन सा होगा, 1 2 4 3, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में कि आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है। तो देखो सबसे पहले होता है ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। ऑप्शन ए सही होगा। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि आरोही में पूछा गया या अवरोही में, तो इसमें किस में पूछा गया, आरोही में। देखो पिछले प्रश्न से ही संबंधित है, एक तरफ लिखा है आश्रम और एक तरफ आयु। तो ब्रह्मचर्य की बात करें तो 1 से 25 जन्म से 25 तक ब्रह्मचर्य, गृहस्थ 25 से 50, वानप्रस्थ ये हो जाएगा 50 से 75, और संन्यास जो है ये 75 से 100। तो इसका मतलब 1 2 3 4, देखते हैं ऑप्शन किस में सही होगा, 1 2 3 4 हो जाएगा डी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक विवाह का प्रकार नहीं है। तो प्रजापत्य ये भी है, इसके पैशाच ये भी है, आर्स भी है, दुर्गम नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। देखते हैं इसमें केवल 4 ये हो गया। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, गंधर्व विवाह प्रणय विवाह को कहा जाता है, बिल्कुल सही। राक्षस विवाह बलपूर्वक विवाह ये भी सही है। ब्रह्म विवाह सर्वोत्तम विवाह, आर्ष विवाह निष्कृतम विवाह ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने लगभग में वैदिक सभ्यता से या वैदिक काल से लगभग में 60 प्रश्नों के बारे में चर्चा की है। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बाकी वीडियो को अगर आप अच्छा लगा है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।